गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नाइट स्टडी। जाने के इस वीडियो में देखिए आज की जो डेट है वो है 26 अगस्त 2022 और 26 अगस्त के जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी स्टेट की पुलिस हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, सभी में आपको जो है ये करंट अफेयर काम आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको 10 के 10 जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। अमेरिकन एक्सप्रेस पर लगा प्रतिबंध को अभी आरबीआई ने हटा दिया है। ठीक है, अब ये क्या है, आरबीआई के द्वारा जो है 1 मई 2021 को भुगतान प्रणाली के डेटा स्टोरेज को लेकर जारी निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर जो है, जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग है कॉरपोरेशन जो है उस पर पाबंदी लगाई गई थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है इसको हटा दिया गया है। अब क्या है ये मामला, ध्यान से समझेगा। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि 1 मई 2021 को जो है आरबीआई के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कारण यही था कि भुगतान प्रणाली के डेटा स्टोरेज को लेकर जारी जो निर्देश हैं, निर्देशों का इन्होंने अनुपालन नहीं करने को लेकर इस पर जो है पाबंदी लगाई गई थी। मतलब डेटा स्टोरेज रखना पड़ता है, वो इन्होंने नहीं रखा ढंग से। तो इसको लेकर जो है आरबीआई ने क्या कर दिया, इन पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था 2021 में। अभी लेकिन हटा दिया। अब मामला क्या है, देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस पे लगा प्रतिबंध को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हटा दिया है। अब अमेरिकन एक्सप्रेस अपने कार्ड नेटवर्क के लिए नए घरेलू ग्राहक जोड़ सकेगी। ठीक है, और आरबीआई ने यह भी कहा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस की ओर से भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण पर निर्देश का अनुपालन संतोषजनक जो है पाए जाने के मद्देनजर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने के लगाए गए प्रतिबंधों के तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। मतलब इन्होंने कह दिया है कि अब जो हमने आप पर पाबंदी लगाई थी, जो प्रतिबंध लगाया था कि आप जो है डाटा जो स्टोरेज होता है उसकी सही जानकारी नहीं दे रहे, उसको भी हमने क्लियर करके आप जो है आप अपने नए ग्राहकों को इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है अमेरिकन एक्सप्रेस होता है, एक क्रेडिट कार्ड है, देख सकते हैं आप, है ना, और इसी पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने माहौली में किया है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। ठीक है, ये कहाँ है, देखिए पीएम मोदी जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने माहौली के अंदर और मुल्लानपुर जो है जगह है वहां पर, उसमें होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करा है। ठीक है, और ये है कहाँ, पंजाब के अंदर। तो इसमें जो है पंजाब के जो सीएम है भगवत मान, वो भी मौजूद थे, उनकी भी मौजूदगी जो है यहाँ पर देखी गई। इसके बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हॉस्पिटल देश के बेहतर हो रहे स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रतिबिंब करेगा, मतलब दर्शाता है। ठीक है, और इस सेंटर से जो होगा वो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि इसके आसपास के राज्य हैं, है ना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो इनके भी लोगों को जो है लाभ मिलेगा। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन अभी मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, योगी सरकार लखनऊ में लगाएगी देश की पहली नाइट सफारी। अब ये नाइट सफारी क्या होती है, इसको जानेंगे। तो देखिए योगी सरकार जो है वो सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में बनाएगी। ठीक है, नाइट सफारी वो होती है कि जब आप क्या कहते हैं चिड़ियाघर जाते हैं या आप जानवरों को देखने के लिए जो जंगलों, जब आप पार्कों में जाते हैं, ठीक है, उद्यानों में जाते हैं, तो वहां पर आपको दूर से दिखाया जाता है और जाली लगी हुई होती है ना। लेकिन अब क्या होता है, जैसे सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर के अंदर क्या होता है, एक जेल टाइप का बना हुआ होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें जो है पूरी तरीके से सिक्योरिटी होती है। आपको आपका जो ये जाल होगा, ये बॉक्स होगा, वो जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। जानवर आपको कुछ नहीं करेंगे, जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाएगा और आप उनको पूरे करीब से देख सकते हैं, पूरे नजदीक से। ठीक है, तो नाइट सफारी का मतलब ही यही होता है। और इसमें जो है इनसे अभी यूपी में ये शुरू होने वाला है, ये योगी योगी सरकार की तरफ से कहा गया है। और इसकी जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर एक जैव विविधता भी बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब जंगल तरीके का। अब देश में 13 ओपन डे सफारी है, लेकिन एक में भी जो है नाइट सफारी नहीं है। देश के अंदर टोटली 13 ओपन डे सफारी है, लेकिन एक में भी जो है नाइट सफारी जैसी व्यवस्था नहीं है। अब इसके बारे में जो है जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं यहाँ पर, उन्होंने भी बताया है कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फैला जो कुकुर रेल है, वन क्षेत्र है, उसमें ये 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी।
और 150 एकड़ में जो है प्राणी उद्यान उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डेटा भी याद रखना है कि कितने हेक्टेयर में बन रहा है और कितने एकड़ में बन रहा है, इस तरीके से। और कब तक जो है ये अभी यहाँ पर बताया गया है, किसके द्वारा, यहाँ के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री है उनके तरफ से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि योगी सरकार ने कहा है कि लखनऊ में बनेगा देश का पहला नाइट सफारी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू हुई है। कहां पर? जर्मनी के अंदर। अब ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, जर्मनी के जो अधिकारियों ने बताया है कि हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रा ट्रेन की दुनिया का पहला बेड़ लॉन्च किया है। ठीक है, एक इन्होंने क्या करा है, एक बेड़ा जो है उसको लॉन्च करा है, जो कि 15 डीजल ट्रेनों की जगह ले रहा है। और पहले ये जो है लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकृत पटरियों पर संचालित है, मतलब चल रही है, चलती होती थी। ठीक है, अब सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद जर्मनी ने हरित रेल सेवा की ओर बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस की कंपनी जो है एल्स्टॉम से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मनी राज्य के जो लोअर सैक्सनी है वहां पर यह सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो इनको 14 ट्रेनें मिली हैं, ये फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम से मिली है। और अभी इन्होंने अपने राज्य में, यानी कि जर्मनी के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है लोअर सैक्सनी के अंदर जो है 14 ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है, चलाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और 15 डीजल ट्रेनों की जगह ले रही है, ये भी आपको पता है। और मैंने आपको काफी बार बोला है कि अब जो दुनिया है वो हाइड्रोजन ट्रेनों की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा भाग रही है, क्योंकि इससे पर्यावरण काफी शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, यूरोप में 500 साल का सबसे बड़ा सूखा देखा गया है अभी। कहां पर? यूरोप के अंदर। ये क्या है मामला, चलिए इसको जानते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है इस समय, और खासकर यूरोप में तो बहुत ज्यादा है। अब इसका सबसे बुरा प्रभाव देखा जा रहा है, और यह पूरा महाद्वीप जो है वो 500 साल के अपने सबसे बुरे सूखे की तरफ से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि आमतौर पर बारिश से भी भीगे रहने वाला इंग्लैंड, वहां पर भी वो भी सूखे से गुजर रहा है। इंग्लैंड के अंदर हमेशा बारिश रहने वाला देश, वो भी इस समय सूखे से गुजर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सूखे का कारण क्या है, पर्यावरण का दूषित होना। ठीक है, अब यहाँ की जो सरकार है उसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर सूखे से गुजरने का घोषणा किया है। और इससे पहले फ्रांस और स्पेन के नेताओं ने भी कहा है कि उनका देश अब तक का सबसे खतरनाक सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। और यही नहीं, चाइना भी जो है ना, वो भी अपने सबसे खतरनाक सूखे से इस समय गुजर रहा है। चाइना के अंदर भी काफी बड़ी मात्रा में सूखा देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबका कारण यही है, बारिश का ना हो पाना, पर्यावरण शुद्ध ना होना, पर्यावरण दूषित होना, और नदियों का सूखा पड़ जाना, ये सारा कारण है। और कारण यही है कि मनुष्य जो है वो अपनी को सुरक्षित रखने के लिए, जबकि सुरक्षित नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी अपने को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को प्रतिदिन काफी नुकसान पहुंचाता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया। अब डिजिटल रुपया क्या है, चलिए इसको जानते हैं। देखिए, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस साल के अंत तक इन्होंने कहा है कि डिजिटल रुपया यानी कि सीबीडीसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको कहा जाता है, उसको जारी कर सकता है। यहाँ पे जो वित्त मंत्री है हमारे निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी कहा है कि 1 फरवरी को पेश किया गया बजट के दौरान अपना भाषण में इन्होंने कहा था कि डिजिटल करेंसी को जारी करने का ऐलान किया था। ठीक है, अब उन्होंने इस डिजिटल करेंसी को चलाने वित्त वर्ष 2022-23 में ही पेश करने की बात कही थी। और बताया ये भी जा रहा था कि डिजिटल करेंसी सीबीडीसी मतलब सीबीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको सबसे पहले थोक कारोबारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर ये रुपया आता भी है, ठीक है, अगर ये रुपया आता भी है, डिजिटल रुपया आता भी है, तो इसको जो दिया जाएगा सबसे पहले, वो किसको दिया जाएगा, वो थोक कारोबारों को दिया जाएगा। ये इनकी तरफ से कहा गया था, निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत के तहत ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा निर्णय है। इसके ऊपर करंट अफेयर की जीके फैक्ट्स करंट जो चैनल है हमारा, उस पर मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि आखिर में ये जो भारत के मतलब आयुष्मान भारत के तहत जो ट्रांसजेंडरों को मिलेगा समग्र स्वास्थ्य सुविधा, ये सही है, ठीक है, मिलेगा तो कितने का मिलेगा, कैसे इसका प्रोसेस है, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ आज 2 बजे वाली वीडियो में जीके फैक्ट्स करंट में। अगर वो चैनल सब्सक्राइब ना कराओ तो कर लीजिएगा।
अब ये क्या है मामला, चलिए यहाँ जाते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना। ये आप जानते ही हैं इसके बारे में कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत अब जो ट्रांसजेंडरों को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। और केंद्र सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है कि इस योजना के तहत लोगों को जो है 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जाता है। ये आपको पता ही होगा कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ट्रांसजेंडरों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और ये ठीक है, इसमें जोड़ा है, ये तो सही बात है, लेकिन एक समाज के अंदर जो इनकी प्रवृत्ति है वो आज भी गलत भावना से देखा जाता है और लोग इनको गलत भावना से देखते हैं, जबकि इनको गलत भावना से नहीं देखना है। क्योंकि जब बनाने वाले ने कोई कमी नहीं करी तो फिर हम कौन होते हैं, है ना। तो ये चीज गलत है और मेरा तो यही मानना है। हालांकि अब भारत देश के अंदर भी जो है इनको काफी दर्जा दिया जा रहा है और दर्जा दिया भी जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि है तो ये भी इंसान ही, है ना। तो वो चीज, तो अब जैसे आयुष्मान भारत से इनको जोड़ दिया गया है और काफी राज्य ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर के लिए कई तरीके के प्रावधान कर रहे हैं, जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, इसमें इनका जो है इनको अलग से एक कोटा रखा जा रहा है इनका। तो वो सारी चीजें अच्छी है, क्योंकि इनका भी जो है जरूरी नहीं है ये वही कार्य करें जो ये पहले से करते आ रहे हैं, इनका भी कार्य चेंज होना चाहिए, ठीक है। और इनको भी अपना जो है नसीब बदलने का मौका जरूर मिलना चाहिए। तो अभी जो है फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना जो होती है उसमें इनको जो है फ्री में कवर किया जाएगा। मतलब ये योजना ही यही है कि जिसको जो इस योजना से जुड़ा हुआ होता है उसको फ्री में कवर किया जाता है, तो इनको भी जो है कवर किया जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, बाकी 2 बजे मैं इसमें समझाने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि इनको किस तरीके से लाभ होगा वो सब। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑनलाइन शैक्षणिक यानी कि सीखने के लिए मोबाइल गेम आजादी क्वेस्ट लॉन्च किया है। अब ये क्या है, देखिए हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, बीच में आप देख भी सकते हैं यही है अनुराग ठाकुर। और इनके द्वारा आजादी क्वेस्ट करके जो है क्वेस्ट करके मोबाइल गेम्स को लॉन्च किया गया है। अब इस गेम को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को लोगों के सामने लाने के लिए पेश किया गया है। और इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज के जिग इंडिया के सहयोग से इसको विकसित करा गया। किसके? जिग इंडिया सहयोग से विकसित करा गया। तो इसमें जो है जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम है और जिन्होंने हमारे देश में आजादी दिलाने के लिए अपने बलिदान दिया है, अपने आप को देश में कुर्बान कर दिया, उनके बारे में जो है कहानियां हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसी को जो है अभी करा गया है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी उनके द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 2025 तक होगा 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो 2025 तक बताया जा रहा है कि 1.8 लाख किलोमीटर पर पहुंच जाएगी। और इसी दौर में अगर रेलवे लाइन की बात करेंगे तो रेलवे लाइन की करीबन 1.2 लाख किलोमीटर तक हो जाएगी, ये बताया जा रहा है। अब ये अनुमान बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की एक रिपोर्ट में लगाया गया है, ठीक है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में जितनी राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन 2025 में खत्म होने जा रही है, दशक के दौरान बनाई जाएगी, ठीक है। और इतनी जो है 1950 से लेकर 2015 के बीच में कहीं भी नहीं करी गई है। यहाँ पर कांग्रेस वाला मुद्दा है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1950 से लेकर 2015 के बीच की बात हो रही है। इस बीच में भाजपा की सरकार ज्यादा देर तक नहीं रही थी, ज्यादा समय तक नहीं थी। तो लेकिन इनका वही कहना है कि 2025 तक का जो खत्म होने वाला तक डेटा होगा उसमें राजमार्ग और रेलवे लाइनों का इतनी बड़ी संख्या 1950 से लेकर 2015 के बीच में नहीं दिखी, नहीं निर्माण हुआ, ये इनकी तरफ से कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट का क्वेश्चन है आज का, 2023 की पहली तिमाही में भारतीय जीडीपी 12 से लेकर 13% बढ़ने की उम्मीद है, ये कहता है आईसीआरए, ठीक है। आईसीआर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मूल मूल्य पर अगर बात करेंगे तो ग्रोस वैल्यू एडेड जो था, जिसे जीवीए कहा जाता है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ग्रोस वैल्यू एडेड जो होता है वो 12.6% रहने का अनुमान है। पहले तिमाही की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला तिमाही है इस बार का, 2023 का पहला तिमाही। पहले तिमाही जो है वो 3.9% था, ठीक है। और आईसीआरए के उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में जो सेक्टोरल होता है, ठीक है, सेक्टोरल जो होता है ग्रोथ सर्विस सेक्टर जिसको कहा जाता है, सेक्टोरल ग्रोथ सर्विस सेक्टर, उस वो 17 से लेकर 19% तक होगा। और वित्त वर्ष 2022 की जो चौथी तिमाही होगी उसमें यह बताया जा रहा है कि
5% होने की उम्मीद होगी, ये बताया जा रहा है। इसके बाद उद्योग की अगर बात करेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 9.11% से लेकर प्लस में अगर बात करेंगे तो 1.3% तक हो सकता है। ठीक है, तो 2023 वाला है और चौथा तिमाही है 2022 वाला, जो मैंने आपको समझाया है। तिमाही मतलब 3 महीने का कार्यकाल जो होता है। ठीक है, 3-3 महीने की जीडीपी को अनुमान लगाकर आईसीआर जो है वो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाता है लास्ट के अंत में। ठीक है, तो आई होप आप ये 10 के 10 को अच्छे से समझ गए होंगे टॉपिक को, और कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी आपने अगर पुराना चैनल हमारा सब्सक्राइब ना करा हो तो उसको भी कर लीजिएगा, और इसको भी जो है वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।